नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। तो आइए इस कुंडली के क्रम में देखते हैं कि कुंडली को सीखने और समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है राशि। राशियों में सभी राशियों का क्रम से नाम, जितनी भी राशियाँ हैं, कुल 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों में सभी राशियों के क्रम से नाम आपको याद होने चाहिए यदि आप कुंडली को समझना और देखना चाह रहे हैं तो। और जैसे कि पहली राशि है मेष, दूसरी वृष, तीसरी है मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी राशि है सिंह, छठवीं राशि है कन्या, सातवीं राशि है तुला, आठवीं राशि है वृश्चिक, नौवीं राशि है धनु, 10वीं राशि है मकर, 11वीं राशि है कुंभ और 12वीं राशि सबसे अंतिम राशि जो आती है वह है मीन। तो ये कुल मिला के 12 राशियाँ हैं। अब 12 राशियों के अलग अलग स्वामी भी हैं। चूँकि 9 ग्रह हैं कुल, तो 9 ग्रहों में खासकर राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं मिली है। इन्हें किसी भी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया, क्योंकि ये छाया ग्रह कहे जाते हैं। ये हैं छाया ग्रह। छाया ग्रहों को कोई भी राशि नहीं मिली है। तो कुल बचते हैं कितने? 7। तो 7 ग्रहों के क्रम में इन 12 राशियों में उनको विभाजन किया गया। तो मेष राशि को मंगल, वृषभ राशि को शुक्र, मिथुन राशि को के स्वामी है बुध, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव, सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव, कन्या राशि के स्वामी है बुध, तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल और धनु राशि के स्वामी है गुरु, मकर राशि के स्वामी है शनि, कुंभ राशि के स्वामी है कुंभ राशि के स्वामी है शनि और मीन राशि के स्वामी है गुरु। तो ये कुल 12 राशियों के क्रम से अलग अलग नाम और उनके स्वामी। अब मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक मतलब पहली राशि और 8वीं राशि के स्वामी हैं मंगल। वृषभ राशि और तुला राशि दूसरी और 7वीं राशि के स्वामी हैं शुक्र। इसको इस तरह से शॉर्टकट में समझ सकते हैं, दूसरी और 7वीं के स्वामी हैं शुक्रदेव। मिथुन और कन्या तीसरी और 6वीं के स्वामी है बुध। तीसरी और 6वीं राशि के स्वामी है बुध। और अगर देखें कर्क, तो कर्क अर्थात चौथी राशि के स्वामी है चंद्रदेव, 5वीं राशि के स्वामी है सूर्य, 5वीं राशि के स्वामी है सूर्य। और बचते हैं 9वीं और 10, 11, 12। तो 9 और 12 के स्वामी हैं गुरु और 10 और 11 के स्वामी हैं शनि। तो ये 9 ग्रहों को अलग अलग 12 राशियों के क्रम में उनके स्वामी के रूप में स्थित किया गया। तो आशा करता हूँ इतना आप समझ गए हैं। अब आगे क्रम में अगर यदि बढ़ें तो हम चलेंगे सबसे पहले अपने चार्ट की ओर और देखते हैं। ये है जो इसको कहते हैं लग्न। ये जो यहाँ पे बना हुआ है चक्र, ये है लग्न। इसे कहते हैं, यही है कुंडली। देख रहे हैं कुंडली ये एक इस तरह से बनी हुई है। हालांकि ज्योतिष परंपरा में सबसे पहला भाव होता है यह त्रिकोण जो है, इसको पहला भाव कहते हैं। लेकिन एक जो चलन के अनुसार जो है वो पहला घर इसको मानते हैं, जो चलन में है। लेकिन वैदिक ज्योतिष परंपरा में पहला घर ये है। तो चलन के अनुसार ही चल रहे हैं, जो कि एक क्रिया में जाना जाता है, प्रक्रिया जो ज्योतिष की अभी नवीन पद्धति में हुई है। तो पहला घर, तो इसमें कुल 12 खाने हैं। आप इसको इस तरह से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 भाव जो हैं, इनको भाव भी कहते हैं, इन्हें घर भी कहते हैं।
ये घर भी बोल सकते हैं इन्हें, या भाव भी कह सकते हैं। पहला भाव या घर, जैसा भी आप समझ सकें। इसे घर भी बोलते हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर। या फिर भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये कुल 12 भाव हैं। और जो है गिनती लिखी है इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है? ये राशियां हैं क्रम से। जो यहाँ पे राशियां लिखी गई हैं, अगर यहाँ पे पहला एक गिनती लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये मेष। दूसरा है यहाँ पे तो वृष, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, 11 है तो कुंभ, 12 है तो मीन। इसी तरह से ये अगर आपकी कुंडली में कहीं पे अगर ये गिनतियां लिखी हैं तो जो गिनती लिखी, मान लीजिए यहाँ पे 1 ना लिख करके 10 लिखा है तो 10 का मतलब आप क्या समझेंगे? मकर समझेंगे। कुंडली में, कुंडली की पद्धति में 2 पद्धतियां हैं, खासकर उत्तर भारतीय पद्धति और दक्षिण भारतीय पद्धति। दक्षिण भारतीय पद्धति में एक अंतर यह है कि यहाँ पे जैसे हम भाव कह रहे हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, तो ये पूरे 12 भाव 12 खाने हैं। और ये कह रहे हैं गिनतियाँ जो हैं राशि हैं, 1 2 3 4 5, हाँ, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इत्यादि। अब यहाँ पे भाव तो स्थित हैं, ये हमेशा पहला घर रहेगा। उत्तर भारतीय पद्धति में ये हमेशा पहला घर रहेगा, यहाँ दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। लेकिन ये जो गिनतियाँ इसमें लिखी हैं, जो संख्याएं लिखी हैं, संख्याएं अक्सर बदलती हुई देखें। कहीं यहाँ पे 3 लिखा है तो कहीं 4 लिखा है, 5, या कभी यहाँ आपको 7 लिख सकता है, 8 9 10 कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि राशियों की जो संख्या है वो बदलती रहती है। आज एक इस कुंडली में यहाँ 1 लिखा है तो किसी कुंडली में यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 2 कहीं भी हो सकती है, राशि कहीं भी हो सकती है। तो ये उत्तर भारतीय पद्धति में राशियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, भावों में, अलग अलग भाव में लिखी जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारतीय पद्धति में क्या है कि ये राशि स्थिर रहेगी। अगर पहला घर है तो पहली ही राशि रहेगी, लेकिन भाव जो है बदल जाएगा। इस भाव का जो लक्षण है दूसरे में आ जाएगा, दूसरे का तीसरे में, वो भाव कहीं भी परिवर्तित हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग उत्तर भारतीय पद्धति से इसको समझ रहे हैं। तो उत्तर भारतीय पद्धति में भाव अपनी जगह पे स्थित रहेंगे, लेकिन जो राशियां हैं वो अपनी जगह को परिवर्तित करेंगी। 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ से 3 रहेगा तो ये होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 5 रहेगा तो 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये तो रही बात लग्न कुंडली में, इस लग्न, इस भाव में, इस ये जो आपकी लग्न बनी हुई है, इस लग्न में राशियों को और भावों को समझा गया। अब समझते हैं कि पहले भाव से समझते क्या है, दूसरे भाव को क्या भाव मिला है, क्या प्रभाव है, क्या। हालांकि इसका एक अलग अलग वीडियो बने हैं, हर भाव के लिए एक विस्तृत जानकारी वीडियो में है। आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप उन लिंक को देख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पर भी लिंक दिख रहा होगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हर भाव का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं सूक्ष्म ढंग से इसको आपको बता रहा हूँ। तो पहले भाव को कहते हैं तन भाव। तन भाव मतलब, तनु भाव मतलब कि आप स्वयं, यहाँ पे कोई भी ग्रह है, कोई भी राशि है या कोई राशि का स्वामी है, तो उसके अनुसार आप कैसे हैं, आपका स्वभाव या आप स्वयं कैसे हैं, उसके विषय में जाना जाता है। इसको कहते हैं तनु भाव, इसको कहते हैं तनु। दूसरे घर से धन और कुटुंब, दूसरे भाव से धन और कुटुंब के भी और इत्यादि चीज़ें जानते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए और सीखने की पद्धति में इतना ही समझें। तनु इसको मतलब कहते हैं लग्न। दूसरे को कहते हैं, चूँकि धन का घर है, इसको कहते हैं धनेश। तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत का, भाई बंधुओं का। पराक्रम, भाई बंधु, या फिर इसको देख लेते हैं मेहनत,
आप अपने जीवन में क्या मेहनत करेंगे, इसी घर से इसको समझा जाता है। चौथे घर को कहते हैं, यहाँ से चौथे घर के चौथे भाव से माता और सुख सुविधाओं का घर है। इस घर में जो भी ग्रह बैठे होंगे, जो भी राशि होगी, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि सुख सुविधाएं और माता से जातक का क्या संबंध होगा। पांचवें घर से विद्या और संतान का घर। आपके घर में, आपके जीवन में आपकी विद्या क्या होगी, आपने क्या शिक्षा दीक्षा ली, और जीवन में आपके संतति क्या है, कैसी है, कम है, ज़्यादा है, कन्या है, पुत्र है, वो सब पांचवें घर से देखा जाएगा। बात करें यदि छठवें घर की, तो छठवां घर रोग, ऋण और कर्ज का घर है। रोग, ऋण, कर्ज इत्यादि को इस छठवें घर से देखा जाता है। एक आगे समझाएंगे कि जो एक सूत्र होता है 6, 8 और 12, तो उसको भी आगे क्रम में समझेंगे कि ये जो 3 घर होते हैं ये अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। छठवां घर, 8वां घर और 12वां घर। अभी क्रम में आप इसको अच्छी तरह समझते रहेंगे। आते हैं 7वें घर के विषय में। तो इस घर से समझते हैं पत्नी का घर और व्यवसाय या व्यापार के विषय में इस घर से जानते हैं। आपकी पत्नी आपके मनोनुकूल है, नहीं है, या पत्नी से आपको लाभ है, हानि है, पत्नी आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, 7वें घर से समझते हैं। अगर बात करें 8वें घर की, तो 8वां घर है आयु का, उम्र, आयु और मृत्यु का घर है ये। आप अपने जीवन में कौन सी घटनाएं, आपकी मृत्यु का कारण क्या होगा, आपकी मौत कैसी होगी, आपकी आयु कितनी होगी। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि हम कितने दिन जीवित रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें 8वें घर से देखी और समझी जाती हैं। यदि बात करें 9वें घर की, तो 9वां घर जो है वह पिता का घर है। पिता से आपका संबंध क्या है, पिता कैसे होंगे, पिता का क्या आपके जीवन में महत्व है, क्या संस्कार है, वो सारी चीज़ें पिता के बारे में 9वां घर जानकारी देता है। और खासकर 9वां घर है भाग्य का भी घर। आपका भाग्य कितना अच्छा है, कितना प्रबल है, वो चीज़ें 9वें घर से समझी जाती हैं। यदि बात करें 10वें घर की, तो 10वां घर जो है वह है कर्म का घर। आपके जीवन में क्या कर्म है, उन कर्मों की क्या गति है, वो इस 12वें घर से, इस 10वें घर से देखा जाता है। बात करें 11वां घर, तो 11वां घर है आय का घर। आप अपने जीवन में आय किस चीज़ से करेंगे। अगर आपने कर्म किया है तो कर्म से आपकी आय क्या होगी, आप अपने जीवन में क्या बचत कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें 11वें घर से देखी जाती हैं। और अगर बात करें 12वें घर की, जो कि अंतिम घर है, तो ये है व्यय भाव। ये है व्यय भाव, आपके जीवन का खर्च क्या होगा, ये 12वें घर से देखते हैं। तो इसको इस तरह से इस क्रम में समझ लीजिए कि तन आप स्वयं, और यदि आप अपने स्वयं में हैं, खुद हैं, तो आपका कुटुंब भी होगा। दूसरे घर में कुटुंब की बात करें, आप हैं, पहला घर आप हैं, दूसरा घर अगर यदि आप हैं तो फिर कुटुंब, और कुटुंब है तो कुटुंब बिना धन के नहीं चलेगा, तो धनेश। और कुटुंब और धन है तो इसमें आपको पराक्रम की भी ज़रूरत है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, पराक्रम, मेहनत, भाई बंधुओं का सहयोग, ये सारी चीज़ें तीसरे घर से। फिर अगर भाई बंधु हैं, पराक्रम है, तो आपको फिर पराक्रम ही है तो आपको सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। और सुख सुविधाएं तभी मिलेंगी जब आपके माता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। तो चौथा घर माता। अब माता का आशीर्वाद, सुख सुविधाएं, तो उसके बाद जीवन में क्या होगी, जब सुख सुविधाएं, तो फिर विद्या और बुद्धि भी तो चाहिए। और विद्या और बुद्धि और संतान, तो 5वें घर। यदि विद्या, बुद्धि, संतान है, तो जीवन में आपके रोग और कर्ज और ऋण इत्यादि भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इनसे बचना भी जरूरी है। तो 6वें घर से यदि यह सब सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में आपका विवाह और दाम्पत्य जीवन भी आता है, तो पत्नी का घर 7वां। और उसके बाद जब पत्नी का घर देखते हैं, तो पत्नी अगर है तो आपको व्यवसाय भी तो चाहिए, तो इस घर से व्यवसाय को भी देखेंगे। अब व्यवसाय है, कर्ज है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपके जीवन का सबसे जो अंतिम सत्य है मृत्यु है, तो 8वां घर मृत्यु को समझेंगे।
8वें घर को मृत्यु से समझेंगे। और मृत्यु कैसी होगी? पिता के आशीर्वाद से, आपके भाग्य से। 9वां घर चूँकि पिता का घर है और भाग्य का घर है, तो यहाँ से देखेंगे। और भाग्य अगर आपका अच्छा है, पिता का आशीर्वाद अच्छा है, तो का 10वां घर आपका कर्म का है, तो कर्म भी आपके ठीक ठाक होंगे। और कर्म अगर अच्छा है तो आपकी आय और आपका लाभ अच्छा होगा। लाभ ठीक ठाक है तो आप अपने जीवन, अगर लाभ है तभी तो खर्च कर पाएंगे, तो 12वां घर खर्च। ये जो कुंडली का है ये पूरा एक क्रम बना है, इसमें कहीं से त्रुटि नहीं है। जीवन जैसे आप जीते हैं, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, आप अपने स्वयं से लेकर के अपने अंत तक, वो सारी चीज़ें इस आपकी कुंडली में होती हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली कुछ नहीं होता ऐसा, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। वो एक तर्क आप भले कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें सच्चाई नहीं है। जीवन इन्हीं सच्चाइयों पर टिका हुआ है। तो आशा करता हूँ कि इतना तो सबसे पहले क्रम में दोहरा लेते तो सबसे पहले राशि, राशियों के स्वामी, उसके बाद लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली में आपने समझा आपका पहले घर के विषय में, भाव के विषय में, उसके बाद 12 राशियों के विषय में, और वो भाव जो हैं उन भावों का क्या प्रभाव है इस कुंडली में, उन कौन कौन भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती, समझी जाती, किसका फलादेश किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपने समझी। अब इसमें एक चीज़ और ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है कि ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कभी कभी किसी में लिखा है शुक्र लिखा है, बुध लिखा है, गुरु लिखा है, ऐसे लिखा रहता है ना। सारे अलग अलग कुंडलियों में 9 ग्रह बैठे होते हैं। तो वो घर, वो जो ग्रह है वो किस घर में है? अपनी राशि में है, स्वराशि में है, या उच्च के हैं या नीच में है। तो जिस तरह के उच्च के होंगे तो अच्छे फल देंगे, नीच के होंगे तो उनके फलों का जो प्रभाव है वह थोड़ा सा कमज़ोर होगा या निम्न होगा या अशुभता लाते हैं नीच राशि में होने से। अब नीच और उच्च राशि को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ग्रह है सूर्य। यदि बात करें पहले ग्रह सूर्य की, तो सूर्य पहला ग्रह है। तो सूर्य का जो सूर्य किस राशि का स्वामी है? वह है सिंह का, सिंह राशि का स्वामी। तो सिंह क्या है? 5 नंबर गिनती है। तो 5वीं राशि में इसको कहेंगे स्वराशि। स्वराशि चूँकि सिंह खुद स्वामी, सिंह का स्वामी सूर्य है, तो उसकी खुद की राशि है, तो वो स्वराशि। अगर जिस तरह से क्रम में है, अगर वो, अगर कोई भी मंगल अगर 1 नंबर गिनती में लिखा है, कहीं पे मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है और 1 गिनती में यहीं मंगल लिखा है, तो इसका मतलब है कि मंगल स्वराशि का है। मान लीजिए यहाँ 2 नंबर गिनती लिखी है और यहाँ लिखा है शुक्र, तो स्वराशि का मतलब कि 2 पे लिखा है तो शुक्र स्वराशि का। जो जिस राशि के क्रम में है उस राशि के क्रम में वह अपनी स्वराशि का माना जाता है या हो जाता है। जैसे 12 नंबर गिनती है और 12 नंबर गिनती में गुरु लिखा है, तो गुरु मतलब अपनी स्वराशि का हुआ। अगर 9 नंबर लिखा और 9 नंबर किसी भी भाव में किसी भी घर में अगर कोई गिनती लिखी है, जैसे यहाँ मान लीजिए 1 नंबर गिनती लिखी है और यहीं पे मंगल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वह स्वराशि का है। अब मान लीजिए यहाँ 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर में यहीं लिखा है शनि, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना यहाँ शनि, तो शनि मतलब अपनी स्वराशि का है, तो ये स्वराशि हो गई। अब बात करेंगे उच्च की, तो उच्च में जैसा कि बताया कि शुभता को प्रदर्शित करता है, शुभ लाभ देता है। मान लीजिए सूर्य अगर 1 नंबर गिनती में लिखा है, यहाँ जैसे कि ये 1 लिखा है, यहाँ सूर्य भी लिखा है, तो इसका मतलब सूर्य उच्च का हुआ। और मान लीजिए यहाँ 7 लिखा और यहाँ सूर्य लिखा है, तो यहाँ क्या होगा? नीच का हो गया। अब 7 नंबर गिनती के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ पे अशुभ फल देगा। 1 नंबर गिनती के साथ सूर्य है तो शुभ फल देगा, अच्छे परिणाम देगा। अब बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का दूसरे घर में उच्च का है और 8वें घर में नीच का है। अब यहाँ 2 नंबर गिनती लिखी है, तो 2 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा है तो क्या हुआ? उच्च का हुआ, अच्छा फल देगा। और मान लीजिए 8 नंबर गिनती यहाँ लिखा है, तो 8 नंबर गिनती, ये 8 जरूरी नहीं कि यहीं पे 2 लिखा है या यहीं 8 लिखा है, कहीं पे भी अगर 8 लिखा हो, मान लीजिए यहीं 8 लिखा है और यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, 8 नंबर गिनती यहाँ लिखी है 10 की जगह पर और यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 8 नंबर गिनती के साथ है, तो मतलब 8वीं नंबर गिनती क्या है? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक 8वीं नंबर गिनती वृश्चिक हो गई। और वृश्चिक के घर में अगर चंद्रमा लिखा है तो इसका मतलब वह क्या हुआ? नीच का हो गया। अब इसी तरह 10 नंबर गिनती में अगर 10 नंबर गिनती के साथ मंगल लिखा है तो उच्च का, और 4थी नंबर गिनती में लिखा है मंगल, या मान लीजिए यहाँ 4 नंबर लिखा है तो यहाँ पे अगर मंगल लिखा है तो नीच का हो जाएगा। इसी तरह बुध को समझ लें, 6वीं नंबर गिनती में उच्च का और दूसरी नंबर गिनती में नीच का हो गया। इस तरह गुरु को समझ लें, गुरु 4थी नंबर गिनती में उच्च का है
10वीं नंबर गिनती में नीच का है। अब इसी तरह शुक्र को समझ लें और इसको इस तरह से समझ लें कि सभी घर अपने घर से 7वें में नीच के हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य 5वीं, आप इसको याद कर लें, उच्च का भी याद कर लें तो आपको नीच का याद हो जाएगा। जैसे सूर्य मान लीजिए कि यहाँ पे है, 1 नंबर गिनती में उच्च के हैं, तो यहाँ 7वां घर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ नीच के होंगे। अगर चंद्रमा दूसरे घर में उच्च के हैं तो यहाँ से 7वीं गिनती 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ नीच के होंगे। अगर मंगल 10वें घर में उच्च के हैं तो 7वें घर में नीच के होंगे। जिस घर में बैठे होंगे वहाँ से 7वां घर गिनेंगे। यहाँ मान लीजिए मंगल उच्च के हैं 10वीं गिनती में, यहाँ 10 नंबर गिनती लिखी, मान लीजिए यहाँ मंगल लिख उठा, तो यहाँ अगर मंगल लिखा हुआ है आपकी कुंडली में तो आप इस यहाँ 7वां घर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ नीच के हो जाएंगे। इसी तरह सभी राशियों को समझना चाहिए। शुक्र 12वें में उच्च के हैं तो 6वें में 7वीं राशि में नीच के होंगे। शनि अगर 7वें में उच्च के हैं तो पहले में नीच के होंगे। इसी तरह राहु को 2 घर मिले हैं, राहु और केतु को 2 घर मिले हैं। राहु दूसरे घर और तीसरे घर में उच्च के हैं तो वहीं से दूसरे घर से 7वें 8वें और 9वें में ये नीच के होंगे। और केतु जस्ट उल्टा है इनके, 8वें और 9वें घर में उच्च के हैं तो दूसरे और तीसरे घर में नीच के हैं। आशा करता हूँ कि इतनी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि उच्च और नीच समझना बहुत ही ज़रूरी है कुंडली के फलादेश में। क्योंकि जब आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो उनके क्या परिणाम आपके जीवन में होंगे, आपकी दिनचर्या में होंगे, आपके जीवन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आएंगे या आप बीत चुके हैं। जब भी उनका फलादेश करते हैं तो शुभता और अशुभता को देख करके, उच्च राशि नीच राशि स्वराशि ये सारी चीज़ें देख करके ही फलादेश करेंगे। साथ ही उनकी डिग्री क्या है, ग्रहों की डिग्री क्या है, ग्रह कितने, ग्रहों का बलाबल क्या है, बलाबल अर्थात उनका बल कितना है, वो कितनी मजबूती और कितने ताकत के साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं। कुंडली आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली को अपने साथ लेकर के बैठें, देखें और उसके साथ जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ अपनी कुंडली से भी मिलाते चले तो आपको समझने और देखने में आसानी होगी। तो कुंडली जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पे लिखा है सूर्य, आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकता है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि या कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं किसी ग्रह में किसी घर में लिखा होगा। जरूरी नहीं कि किसी हर घर में कुछ न कुछ लिखा ही हो। मान लीजिए नहीं भी लिखा तो जिस घर में लिखा है वहीं को आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पहले घर को ले रहा हूँ सूर्य को। अब सूर्य की डिग्री देखेंगे, अगर सूर्य वहाँ पर 2 से 6 डिग्री का है तो उसको बाल्यावस्था कहेंगे, अभी बचपन में है, तो उसका जो फल होगा वो 25% होगा, यही समझ लीजिए, इसको इस तरह समझ लीजिए 25% हो जाएगा। अब मान लीजिए उसका जो डिग्री है वो 6 से 12 है तो उसको युवावस्था कहेंगे, तो युवावस्था में लगभग 50 डिग्री। मान लीजिए 12 से 18 डिग्री का आपका ग्रह, कोई भी ग्रह तो उसका जो फल होगा कितना होगा, लगभग समझ लीजिए 100% होगा। मतलब यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह का जो डिग्री है वो 12 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में है तो वो अपना जो भी फल होगा, अशुभ होगा या शुभ होगा, जो भी उसका परिणाम होगा वो बराबर बिल्कुल 100% देगा। यदि वही ग्रह आपका 18 से 24 डिग्री में है और तो उसको प्रौढ़ावस्था बोलेंगे और उसका फिर बल कम हो जाएगा, वो लगभग देगा 50%, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका परिणाम घटेगा। युवा रहेगा तो घटेगा, जब एकदम अपनी जवानी पे परम चरम सीमा पे रहेगा तो पूरा फल देगा। और यही 24 डिग्री से 28 डिग्री है तो उसको वृद्ध कहेंगे, तो वृद्ध में फिर वही 25% देगा। तो ये रहा ग्रहों का बलाबल, इसको बलाबल कहते हैं। और यहीं पे यदि बात करें अगर आपकी कुंडली में, कहीं कहीं कुंडलियों में ये देखते हैं कि 0 से 2 डिग्री तक का है या 28 से 30 डिग्री तक का है तो उस ग्रह को मृत कहते हैं। तो उसी के मृत के लिए या उनको मजबूत करने के लिए लोग उपाय करते हैं, कुंडली में को देख करके या तो रत्नों को धारण करते हैं या फिर यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि वो करते कराते हैं, तो उससे उनको अपने जीवन में निश्चित तौर पर लाभ मिल जाता है। अब ये तो बात हो गई बलाबल की।
अब बात करेंगे दृष्टि। फलादेश में बहुत ज़रूरत है, बहुत सब विशेष चीज़ है दृष्टि। कौन से ग्रह की किस घर पर दृष्टि पड़ रही है, तो जो दृष्टि देगी तो वहाँ पर भी वह ग्रह अपना जो है प्रभाव देता है। जैसे सूर्य है, तो मान लीजिए मैंने कहा यहाँ सूर्य बैठा, तो सूर्य अपने 7वें घर को देखेगा, उसको अपने घर से 7वें घर दृष्टि मिली है। चंद्रमा को अपने घर से 7वें घर की दृष्टि मिली है। मंगल को 3 दृष्टियाँ मिली हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से मंगल किसको देखेंगे, इसी घर से गिनिए, 1 2 3 4 चौथे को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7वें को भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें को भी देखेंगे। तो इस तरह से मंगल को 8 4 7 और 8 3 घरों की दृष्टि मिल गई। बुध को 7 मिली है, गुरु को, सूर्य को 1 दृष्टि, चंद्रमा को भी 1 दृष्टि 7वें घर तक की, मंगल को 3 दृष्टियां हैं, बुध को भी 1 दृष्टि है, गुरु को 3 दृष्टि है, 5 7 9, गुरु को 5 7 9। अब मान लीजिए यहाँ गुरु लिखा हुआ है इस घर में, अब यहाँ से गुरु 5वें घर को भी देख, 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर की दृष्टि, यहाँ पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी तो शुभ अशुभ जैसी भी स्थिति होगी कुंडली में आपकी, उसको परिणाम जरूर देंगे। 1 2 3 4 5 5वें घर को भी देख करके आपकी कुंडली के स्थित ग्रहों के अनुसार वो परिणाम देंगे। फलादेश आपको करना होगा उनकी दृष्टि को भी देख के। और 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो 9वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ को भी देख रहे हैं, तो यहाँ का भी वो निश्चित तौर पे यहाँ पर भी प्रभाव करेंगे। अब बात करें यदि शनि की, तो शनि 3 7 10। मान लीजिए यहाँ पर शनि लिखा हुआ है, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि 1 2 3 यहाँ पहले घर को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी देखेंगे, और 10वीं 7 यहाँ 8 9 10 यहाँ पे भी देखेंगे। तो इस तरह से शनि को भी 3 दृष्टियाँ मिली। बात शुक्र की करें, अगर कहीं मान लीजिए यहाँ शुक्र लिखे हैं, तो शुक्र यदि यहाँ पे हैं तो यहाँ से उनको 1 दृष्टि मिली, 7वीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। इस तरह से जो भी ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठे होंगे, तो वहाँ पे जिस घर पर उनकी दृष्टि जा रही है, तो उस घर पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो उसको भी प्रभावित करते हैं वो ग्रह। और रही बात राहु और केतु की, तो राहु केतु की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है उनकी भी। राहु केतु अपने से एक दूसरे को 7वें देखते हैं, ठीक है। जैसे और हमेशा अपने एक दूसरे के 7वें बैठते भी हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ लिखा है राहु 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर केतु निश्चित होंगे 100%। कहीं पे भी अगर राहु होंगे तो उसके 7वीं घर में केतु बैठे होंगे। तो ये रहा कुंडली के सबसे पहले राशि, फिर उसके बाद राशि के स्वामी के बाद आपकी कुंडली के भाव के बाद आपकी राशियां कहाँ बैठी हैं, उसके बाद जो उस राशियों में ग्रह बैठे हैं वे स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं या नीच राशि को देखना है। तो उसको देखने के बाद कौन से ग्रह कितनी डिग्री के हैं, कितना फल दे रहे हैं वो देखना है। साथ ही उनकी दृष्टि देखना है कि किस घर पे पड़ रही है, और दृष्टि के साथ साथ ही एक चीज़ और देखना है कि वह अपने मित्र अथवा शत्रु राशि में है। इसे भी देखना बहुत जरूरी है, मित्र या शत्रु। तो अगर मित्र और शत्रु राशि में बैठे हैं तो उसी के अनुसार, अगर मित्र में है तो शुभ और शत्रु में है तो अशुभ परिणाम तो निश्चित देंगे। तो 2 तरह का इसको इस तरह से समझिए, 2 भाव हम बांट लेते हैं, देव दानव। देव में आप लिख लीजिए मंगल, चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये अच्छे ग्रह माने जाते हैं। और बात करें दानव ग्रहों में, तो शुक्रदेव तो दानवों के गुरु ही हैं, शनि भी क्रूर ग्रहों में गिने जाते हैं, राहु ये भी दानव हैं, केतु ये भी दानव हैं। और बात कर लें बुध की, तो बुध सम है,
बुध बड़े सीधे साधे ग्रहों में गिने जाते हैं। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो ग्रह इधर लिखे हैं इस तरफ, ये ग्रह और इधर जो दानव ग्रह हैं, ये एक दूसरे के शत्रु होते हैं। अगर मंगल शुक्र के साथ बैठा तो शत्रु में है, चंद्रमा शनि के घर में बैठा है, शनि के साथ बैठा तो शत्रु है, गुरु राहु या केतु में बैठे हैं तो शत्रु हैं, सूर्य राहु और केतु में बैठे हैं, या इधर के जितने भी ग्रह हैं इन किसी भी ग्रहों में बैठे, जैसे चाहे जैसे सूर्य है, सूर्य शुक्र शनि राहु केतु किसी के भी साथ बैठा तो समझ लीजिए कि वो शत्रु घर में है। गुरु इन चारों में से किसी के साथ बैठा है तो शत्रु में है, चंद्रमा इन किसी में से भी बैठा है साथ में तो शत्रु माना जाएगा, मंगल तो शत्रु माना जाएगा। लेकिन ये जो हैं ये ग्रह हैं आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, ये ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। इधर वाले इनके शत्रु हैं, इधर वाले इनके शत्रु हैं, लेकिन आपस में मित्र हैं। बुध का जो है सभी से सम परिणाम होता है, न शत्रुता है न मित्रता है, इनसे ये बिल्कुल बराबर रहते हैं, कोई दुश्मनी न कोई दोस्ती, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। लेकिन इधर जो है ये चंद्रमा, ये मंगल और चंद्रमा से इनकी कट्टर दुश्मनी है, इसको ध्यान रख लीजिए। बुध का मंगल और चंद्रमा से शत्रुता है, बाकी गुरु और सूर्य से ये बराबर समभाव रखते हैं, मित्रता भी नहीं है लेकिन समभाव रखते हैं। बुध की इन दोनों से शत्रुता है, चंद्रमा और मंगल से, बाकी ग्रहों से इनका समभाव है। तो लगभग आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और समझ में आ भी चुकी होंगी, और इस तरह से आप लगभग आप अपनी यदि कुंडली को देखें तो आप अपनी कुंडली का इस तरह से फलादेश कर पाएंगे, या किसी की भी कुंडली का फलादेश कर पाएंगे। ये बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको कुंडली, आप एक दिन में कुंडली, अगर आप वीडियो को 2-4 बार 6 बार देख लेते हैं तो अपने आप कुंडली का विवेचन करना आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आगे इसी क्रम में आगे भी मैं कुंडली को विशेष बताता रहूँगा। तो इसी तरह से कुंडली पर आपका जो विश्लेषण है, जो भी आप इस पर सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज्योतिष शास्त्र कहीं से भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करता है, और हम सबको विरोध भी करना चाहिए अंधविश्वास का। यदि आप सब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, या कुंडली बनवाना चाहते हैं, ज्योतिष की परामर्श लेना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष सीखने के लिए आपको अलग से कोचिंग चाहिए, तो तमाम यहाँ पर सामग्रियाँ आपको वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सृजन के साथ, लेकिन उससे पहले चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।